जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब संसद में कोई बड़ा विधेयक आता है, जैसे कि वक्फ संशोधन बिल या धारा 370 को हटाना, तो ऐसे में चर्चाएं होने लगती हैं कि बीजेपी को समर्थन जुटाना होगा, राज्यसभा में विपक्षी दलों से भी बात करनी होगी, नॉन इंडी अलायंस वालों से भी बात करनी पड़ेगी कि आपको इतनी संख्या बन जाए जो 123 का बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन अब जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं और जो चुनाव होने वाले हैं इसी साल मई में और नवंबर में, उससे बीजेपी का आंकड़ा और एनडीए का आंकड़ा जो है वो ये सब मुसीबतों से पार हो जाएगा। इसको जुटाओ, उसको जुटाओ, ये इकट्ठा करो, वो इकट्ठा करो। अब ये समस्याएं आगे आने वाली नहीं है, क्योंकि आंकड़ा जो है एनडीए का आंकड़ा तो बहुत बढ़ गया है और बीजेपी भी बहुमत के करीब पहुंच रही है। बहुमत से थोड़ा ही कम है और आने वाले वक्त में ये आंकड़ा बहुमत के पास भी पहुंच जाएगा। बीजेपी ने इन चुनाव में तो बम्पर जीत हासिल की ही है। जो अभी राज्यसभा के चुनाव हुए थे 37 सीटों पर, जिसमें कांग्रेस जैसे तैसे करके एक फाइट जहां हुई वहां हरियाणा में एक जीत पाई, बाकी जहां फाइट हुई वहां तो कांग्रेस हार ही गई। और कांग्रेस का तो खैर लोकसभा में भी डब्बा गोल हो रहा है। इनके एक सांसद प्रद्युत बारदोलोई जो कि असम से हैं, वो चले गए, सिटिंग सांसद जा रहे हैं। 99 की संख्या थी, 98 रह गई है। अभी से इनके सांसद जा रहे हैं, 1.5 साल हुआ लोकसभा चुनाव हुए, अभी तो आगे और स्थिति खराब हो सकती है। और इधर राज्यसभा में तो कांग्रेस के बड़े बड़े सांसदों की सांसदी लटकी हुई है। दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे। दिग्विजय सिंह जो कि मध्य प्रदेश से है, अब कांग्रेस को वहां से 0 हाथ लगने वाला है मध्य प्रदेश में। अगर दिग्विजय सिंह को चाहिए सीट तो कर्नाटक ले जाना पड़ेगा। कर्नाटक में इनकी हालत खराब है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां है। वहां पर लड़ाई झगड़ा अलग चल रहा है। डीके शिव कुमार का हाल सबको पता है। वहां तो कभी भी विधायकों का हाल, वो तो खुद कहते हैं कि डीके शिव कुमार के साथ 7 विधायक हैं, इन्हें मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो फिर आगे देखना पड़ेगा। वहां तो ऐसी धमकियां पहले से दी जा रही है। तो कांग्रेस वहां पर क्या खड़गे को वहां से लाए, दिग्विजय सिंह को लाए, कर्नाटक के ही नेताओं को लाए, वहां ये समस्या इनके साथ है। गुजरात से भी इनका हाल जो है 0 होने वाला है। तो इनके तो ये बड़े बड़े महारथी, हिंदू आतंकवाद के जनक दिग्विजय सिंह, ये सब राज्यसभा से विदाई लेने वाले हैं। खड़गे अब लौटेंगे या नहीं, इस पर भी जो है सस्पेंस बना हुआ है। जो इनका नेता प्रतिपक्ष का पद है वो बना रहेगा या नहीं, किसी और को मिलेगा, ये कांग्रेस को ही इसका नहीं पता है। और कांग्रेस में इसी को लेकर राज्यसभा की सीटों के लिए मारामार भी चल रही है। तो कांग्रेस के लिए तो जो मौजूदा संख्या है उसे ही बनाए रखना मुश्किल हो रहा है लोकसभा में, राज्यसभा में। इधर बीजेपी जो है वो अपना आंकड़ा और बढ़ाती जा रही है। अभी मौजूदा स्थितियों में बात करें तो बीजेपी के अपने इस वक्त राज्यसभा में जो सांसद हैं वो है 101, और इसमें जो 12 नॉमिनेटेड सांसद हैं, जिसमें से 5 सांसद जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। 12 नॉमिनेटेड में से सीधे से 5 ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। तो बीजेपी का आंकड़ा इस तरह बन गया 106। लेकिन जो बाकी नॉमिनेटेड 7 भी बचते हैं, वो क्या बीजेपी के नहीं है? देखिए, अब यहां पर बीजेपी की सरकार को हो गए 12 साल, 11.5-12 साल हो चुके हैं। और जो राज्यसभा सांसद का कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे वो चुने गए हों। तो अब कांग्रेस के बैठाए हुए नॉमिनेटेड सांसद तो कब के खत्म हो गए, उनका कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है। तो जो अब नॉमिनेटेड है सारे वो बीजेपी के लाए हुए हैं, बीजेपी की सहमति से, बीजेपी के सहयोग से लाए हुए हैं। तो क्या वो किसी और को वोट देंगे? ये जो बचे हुए 7 हैं, क्या वो कांग्रेस के पक्ष में वोट देंगे? क्या वो इंडिया अलायंस को वोट देंगे? ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स, देखिए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, नॉमिनेटेड मेंबर्स वो होते हैं जिन्हें सत्ता में जो सरकार पार्टी है वो चुनकर लाती है और उसकी तरफ झुकाव रखते हैं। तो ये तो तय होता है, क्योंकि वो अलग अलग फील्ड से लाए जाते हैं। तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग समर्थन करने वाले लोग भी हैं, तो उसमें पार्टियां वो चुनकर लाती हैं जो उनके विचार से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये जो नॉमिनेटेड है वो नॉमिनेटेड भी बीजेपी की तरफ भी जाने वाले हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर हो गया 7-20 में जोड़ देंगे तो हो गए 113। 113 तक बीजेपी यहाँ तो क्लियर कट है। उसके बाद जो कुछ निर्दलीय हैं, जैसे कि कार्तिकेय शर्मा जिन्हें बीजेपी ने हरियाणा में जीत दिलाई थी, जो निर्दलीय उतरे थे, लेकिन बीजेपी ने वहां पर उनके समर्थन में बीजेपी ने चुनाव उनको समर्थन दिया और वो
कांग्रेस के बहुमत के बावजूद भी जीते थे, खेल हो गया था कांग्रेस के साथ, क्रॉस वोटिंग हुई थी तब भी इस बार की तरह ही। तो कार्तिकेय शर्मा आप किस तरफ वोट देंगे, ये तो स्पष्ट है। अभी जो दिलीप रॉय जीते हैं ओडिशा से, वो थे निर्दलीय उम्मीदवार और वो बीजेपी के समर्थन से जीते। हो सकता है कल को बीजेपी ज्वाइन कर ले, लेकिन फिलहाल तो नहीं किया। लेकिन अगर आज वोट की जरूरत पड़े तो वो किसको देंगे? तो यहाँ इस तरह तो आंकड़ा 115 हो जाता है। स्वाति मालीवाल की बात करें, स्वाति मालीवाल अब आम आदमी पार्टी को तो वोट देगी नहीं, उनको तो कोई वहां से तो मामला ही खराब हो चुका है इनका। अब स्वाति मालीवाल के पास जगह बची है कहाँ? कांग्रेस, बीजेपी, जहां बहुत संभावना दिल्ली के हिसाब से देखे तो बीजेपी ही है, तो वो किसके लिए वोट करेंगी? तो इस तरह से अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो बीजेपी का आंकड़ा 116 तक आराम से पहुंच रहा है और 123 होता है बहुमत। अब बहुमत से मात्र 7 पीछे हैं। अब आने वाले मई और जो नवंबर के चुनाव है उसमें 34 सीटों पर चुनाव होने, 35 सीटों पर चुनाव होने हैं राज्यसभा की। जैसे अभी 37 सीटों पर हुआ था, 35 सीटों पर होगा, जिसमें मई में 24 और नवंबर में 11। इसमें बीजेपी का आंकड़ा बढ़ सकता है और आंकड़ा बढ़कर 120 के करीब जा सकता है। तो यहाँ बीजेपी को इंतजार है कि इस आंकड़े को बहुमत तक पहुंचा ले। बहुमत से 1-2 नीचे भी रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में आंकड़ा हो गया है 141। ये बहुत बड़ी बात है। एनडीए का आंकड़ा 141 है और वो उस स्थिति में जब बीजेपी का आंकड़ा होगा 106, जब हम ये जो 7 बचे हुए नॉमिनेटेड हैं उनको नहीं गिनेंगे और जो निर्दलीय है उनको नहीं गिनेंगे, तब आंकड़ा 141 है। अगर इनको गिन लेंगे तो बीजेपी का आंकड़ा, एनडीए का आंकड़ा 150 तक पहुंच जाता है। तो राज्यसभा में अब कहीं नहीं ठहरते हैं, एनडीए कहाँ 150 पर है और इंडिया अलायंस का अता पता नहीं है। तो यहाँ अब बीजेपी के लिए ये समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो रही है कि उधर नवीन पटनायक को मनाना है, इधर वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी को मनाना है, उधर बीआरएस को मनाना है कि केटीआर को मनाना है। तो यहाँ अब ये इनकी जरूरत उस तरह से नहीं होने वाली है जैसे पहले होती थी और इससे कई चीजों का रास्ता साफ होगा। जैसे कि कई बार बात होती है यूसीसी नहीं आ रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आ रहा है, लंबे समय से इस पर जो है बैठकें चल रही है, कमिटी में है, तो इस पर बात होती है। लेकिन देखिए जो ये अहम बिल है वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी, खास तौर से यूसीसी में जितनी भी ये सेक्युलर पार्टियां हैं यानी कि तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां हैं, ये समर्थन करेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी है नहीं। अब चाहे अब चंद्रबाबू नायडू को ही देख ले, उनका तो राजनीतिक इतिहास भी ऐसा रहा है कि पहले तो वो बीजेपी विरोधी रहे थे, फिर वो चुनाव हारे, जगन मोहन रेड्डी ने ऐसी हालत खराब कर दी कि वो फिर दोबारा बीजेपी के साथ आए। अभी वो बोलते तो हैं कि यूसीसी में साथ देंगे, अगर उसको सभी पक्षों को ध्यान में रख के होना चाहिए वगैरह वगैरह ऐसे बयान देते हैं, क्योंकि उनको भी बड़ा मुस्लिम वोटों की पड़ी रहती है। इनकी तो खैर लोकसभा में भी जरूरत है, तो बीजेपी इनको साथ लेकर ही चलेगी। हालांकि फिर भी जब तक वोट ना पड़ जाए तो किसका क्या कहा जा सकता है। नीतीश कुमार की भी यही स्थिति है, उनकी भी पार्टी बहुत तुष्टीकरण वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या होती है बीजेडी के साथ, बीआरएस के साथ और वाईएसआरसीपी के साथ, तो अब उनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बीजेपी अगर इस आंकड़े को राज्यसभा में छू लेती है, 122 तक आ जाती है, तो किसकी जरूरत है? 123 तो बहुमत का आंकड़ा है और राज्यसभा में ही देखिए विपक्ष घेरने की कोशिश करता है। लोकसभा में इनके बस की बात नहीं है और पहले तो लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत था, अभी बहुमत से कुछ सीटें पीछे है, लेकिन यहाँ लोकसभा में इन्हें नहीं लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, दबाव में ला सकते हैं। ये राज्यसभा में करने की कोशिश करते हैं कि राज्यसभा में अगर कोई बिल लाया हुआ गिर गया तो ये सीधे सीधे सरकार के खिलाफ आवाज उठा देंगे कि भैया इनको तो विश्वास हासिल नहीं है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आओ, अविश्वास प्रस्ताव, सरकार साबित करे कि उसके पास बहुमत है। क्योंकि इनका तरीका यही है, हर छोटी बात पर जब ये किसी का नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ ला रहे हैं, महाअभियोग जो है जज के खिलाफ ला रहे हैं, ये सबको जो है पिन करने में लगे हैं कि हम बड़ी बड़ी चीजें जो बहुत सोच समझ कर जो नियम इस्तेमाल होते हैं वो सबको लगा देंगे, चूरन की तरह बांट देंगे। तो जब ये हालत है तो कल को अगर मान लीजिए यूसीसी ही आता है और वो किसी वजह से राज्यसभा में गिरता है तो फिर सरकार के लिए बड़ी विकट स्थिति हो जाती है। इसलिए आंकड़ों को मजबूत किया जा रहा है। अब यूसीसी की बात करें तो वो यहाँ उत्तराखंड में लागू हो चुका है, अभी गुजरात में लागू हो चुका है और एक तरह का जैसे टेस्ट ड्राइव चल रही है, आप इसे कह सकते हैं, एक उदाहरण बनाए जा रहे हैं, उनसे एक्सपीरियंस लिए जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि क्या समस्याएं आ सकती है, किन चीजों पर चैलेंज किया जा सकता है। फिर उन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा जब केंद्र के स्तर पर एक बिल आएगा।
तो बातचीत चल रही है, संख्याएं जुटाई जा रही है, और ताकि किसी भी तरह की कमजोरी को दूर किया जा सके, और अगर ये बिल आए तो फिर ये संसद से पास हुए बिना ना लौटे। इसी की तैयारी में बीजेपी है, और इसीलिए पूरी कवायद लगाई गई, पूरी ताकत लगाई गई इन चुनाव में कि एक एक राज्यसभा सीट हमारे खेमे में पड़े, और आने वाले जो चुनाव है उसमें भी बीजेपी ये करने वाली है। तो इससे बीजेपी अब एक बड़ी रुकावट अपनी खत्म कर रही है, और इससे परेशानी तो बढ़नी है इंडिया अलायंस वालों की, क्योंकि इनका तो काम ही है रुकावट डालना, रोड़े डालना। इनका काम है कि सरकार कुछ करना चाहे तो कितना बड़ा पत्थर हम ले आए कि उसको रोक दें, ये इनकी कोशिश रहती है। और यहाँ जब आंकड़ा बड़ा है तो इसीलिए इंडिया अलायंस वाले बेचैन हैं। कांग्रेस ने तो कोशिश करके देख ली, कई जगह तो कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं थे उतारने को, कहीं डर लग गया, असम में डर लग गया, महाराष्ट्र में डर लग गया, किसी तरह हाथ पांव जोड़कर तमिलनाडु में इन्होंने 1 सीट ली, तेलंगाना में 2 सीटें ली, हरियाणा में 1 ले पाए, बाकी ओडिशा में तो हार मिली और क्रॉस वोटिंग हुई, और बिहार में तो और ज्यादा फजीहत हुई है। ऊपर से अब कार्रवाई चल रही है, कांग्रेस अपने विधायकों पर कार्रवाई कर रही है उड़ीसा में और हरियाणा में, बिहार में। तो इनकी तो टूटी फूटी हालत दिखती ही है, और इस टूटी फूटी हालत के साथ आप राज्यसभा में किसी का रोड़ा नहीं बन सकते हो। तो ये जो पूरा अभी राज्यसभा चुनाव का ये पूरा जो इस साल जो 72 करीब सीटें हैं, और ये पूरा खत्म होना है, इसके साथ ही यहाँ बीजेपी की ताकत राज्यसभा में, संसद में और बढ़ने वाली है। एनडीए की ताकत तो बहुत ही बढ़ने वाली है, जिससे बड़े बड़े बिल, कठिन बिल जो है संसद से पास कराए जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।